अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़। मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुशामदीद। आज तारीख है 29 मई 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत चल रही है, लेकिन आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाहिश अधूरी रह गई। इस केस के अंदर अब तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का कोई इम्कान पैदा हुआ है या नहीं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमा जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल या अदलिया का बचा कुचा मुस्तकबिल तय करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र केस, उसमें एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिससे अब जस्टिस सरफराज डोगर को घबराना चाहिए। आज के दिन भी इसमें अहम अपडेट्स हुई और पिछले कई दिन से जब हम आपके सामने हाजिर नहीं हो रहे थे तब भी इन मुकदमात में कुछ गैर मामूली हुआ। बहुत कम वक्त में ब्रीफली आपके सामने ज़्यादा तफसीलात रखने की कोशिश करते हैं। तो वसीम, बजाय इसके कि आप मेरी तरफ सवाल पे आएँ, आपने कहा कि बहुत वक्त के बाद आज आप ये वीडियो कर रही हैं, तो मेरे ख़्याल में मैं एटलीस्ट ये क्लैरिटी देता जाऊँ कि लोग जो है वो एक्स पे भी इनबॉक्स करते हैं, आपसे सवालात पूछ रहे होते हैं, आपकी पुरानी वीडियोस में कमेंट करके आपसे पूछ रहे होते हैं और गिला भी करते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पे आप जो है जिस तरह से अदालतें समाअत कर रही हैं, तो वैसे आपका कमरा अदालत जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट मेरी वजह से ये अल्तवा नहीं हुआ। मैडम मैंने बैठी हैं हाथ पहले जोड़ू, तो मेरी वजह से हुआ इसलिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं वसीम। ये हफ्ता इंतहाई अहम था और इस ज़िम्न में था कि शायद ये दो मुकदमात जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे, और इन दो मुकदमात के कंक्लूड होने से जो एक बची कुची उम्मीद इस वक्त अदालतों के अंदर या अवाम में है कि उनके वोट की कदर होगी या जजेस की सीनियरिटी, जो आज़ाद मुंश जजेस हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो वो मामलात तय होने थे लेकिन नहीं हो सके। और दोनों मामलात चले गए 16 जून 2025 तक, और इसके बीच में भी एक बड़ी कड़ी वजह है। खैर, हम उस तक भी आते हैं, लेकिन पहले ये कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, देख भी रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो समझ ना आ सके, लेकिन फिर वही बात है कि अदालती लैंग्वेज होती है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। उस मुकदमे की तो वसीम सीधी सीधी सी समरी है कि पहले ही आपने बेंच जो है वो इस किस्म का बनाया कि आप अपनी मर्जी का फैसला लें, लेकिन अपनी मर्जी का बेंच बना के 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हम कई मरतबा कह चुके हैं, अपनी मर्जी का बेंच बना के भी आप वो मकसद अटेन नहीं कर पा रहे। अभी भी आपको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। जब वकला आपके सामने बैठकर फैक्ट्स पेश करते हैं तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तो बड़ी कोशिश की कि वो आज भी रोके किसी तरह से फैसल सिद्दीकी को, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, कि वो उन हकाइक में ना जाएं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने पड़े। फिर PTI का वोटर इतना लॉयल निकला कि वो सारे जो है वो आज़ाद हैसियत में भी अलग अलग इंतखाबी निशानात के साथ भी जो पार्लियामेंट में है वो आए, और जितनी नशिस्तें उनसे ले ली गई उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जो एक सिंगल जमात है उसके तौर पर PTI उभरती रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन बहरहाल मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। बैकग्राउंडर से भी जजेस डरे हैं, लेकिन वसीम अभी भी लग रहा है बेंच की मेजॉरिटी तो बड़ी वाज़ेह है। भाई, आप उनके सामने जितनी दलीलें पेश कर लो, जितने कानूनी और जो हकाइक हैं उनको पेश कर लो। आज तो जस्टिस मुसरत अली साहिबा कह गई कि हकाइक को छोड़ें, आप बताएं कि PTI जो है वो उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का क्यों फैसला किया। तो जब जजेस खुद ही कह दें कि हकाइक को छोड़ें, तो फिर इंसाफ की तवक्को तो आवाम को नहीं है। ठीक ही है कि नहीं है? जस्टिस मुसर्रत इलाली ने तो यहाँ तक भी कहा कि वोट जो है वो 12 जुलाई के फैसले में कहा गया कि बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कोई बुनियादी हक नहीं है ये, एवं वो 12 जुलाई के फैसले में लिखते हैं। मुसरत अली तो साहिबा ने ना मैं आइन सिर्फ शुरू में शुरू से नहीं पढ़ा एक्चुअली, मैं आपको उन्हें माफ़ कर दें। मैं आपकी इजाज़त से एक हम्म, छोटा सा कंपैरिजन जो है वो ड्रा हम्म, करता हूँ, फिर हम इस केस के ऊपर भी आते हैं कि ये केस है क्या बुनियादी हम्म, तौर पर। बड़े ही आसान अल्फाज में 2 मिनट में ये केस कंक्लूड हो सकता है, हम्म, रिव्यू भी कंक्लूड हो सकता है। तो चलें, वहाँ तो वो 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ताकतवरों की मंशा के मुताबिक फ़ैसला करने वाले हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी ज़मीर के मुताबिक जो दुरुस्त लगता है हमें, हम वो बोलें। मुमकिन है कि उसमें भी बहुत सारे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं और हमसे भी इख्तलाफ राय रखने वाले जो भी हैं वो मोस्ट वेलकम। हम्म, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक, हम्म। जस्टिस आयशा मलिक आती हैं 6 जनवरी 2022 को। मुझे आपके कंपैरिजन से ही इख्तलाफ है, लेकिन खैर आप करें। देखें, कंपैरिजन से इख्तलाफ क्या, एक जस्टिस आयशा मलिक ये आई 6 जनवरी 2022 को हम्म, सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर। बिल्कुल। जुलाई 2023 में जस्टिस मुसर्रत इलाली आई सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज के तौर पर। हम्म, अब इन दोनों के अहम फैसले देख लेते हैं। जस्टिस आयशा मलिक 23 अक्टूबर 2023 को फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया, उस बेंच में शामिल थी। ना सिर्फ सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर कानूनी, बल्कि आर्मी एक्ट की वो शिकें जिनके तहत सिविलियन को ट्रायल किया जाता था
उनको भी कलअदम करार दिया, आइन से मुतसादम करार दिया। हम्म, मजीद आगे बढ़िए, मखसूस नशिस्तों का केस विल ऑफ द पार की तरफ नहीं गई। 26वीं आईनी तरमीम की सबसे बड़ी मुखालिफ हैं। आज भी अगर विद इन द जुडिशरी ये जो एक कब्जा कर लिया गया है उसको वागुजार कराने के लिए कोशिशों में अगर कोई लोग हैं तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक का नाम सैर फहरिस्त है। मखसूस नशिस्तों के केस में वो विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब गई और ये भी कभी हालात अच्छे हुए तो उस दौरान उन सर्कमस्टांसिस में इनके साथ कैसा रवैया रखा जा रहा था खातून जज समझ के, वो भी कभी कहानियां मंजर आम पे आएंगी। हरासा किया गया, हरासा किया गया और फिर रोज सोशल मीडिया पे तो रोज हरासा किया जाता है ना, अभी कुछ भी किया ट्रोल्स की जानिब से और अभी भी किया जाएगा। तो उनके ये फैसले हैं। और फिर हमेशा गुज़श्ता 2 से 2.5 साल में वो ताकतवरों की मंशा के खिलाफ नजर आई हैं। मुझे वो केस भी याद है कि जब फैसला हुआ था कि अगवान जो गैर कानूनी अगवान बाशिंदे हैं उन्हें जिस तरह से हमने गैर कानूनी तौर पर डिपोर्ट किया था, हमारी एक रियासती पॉलिसी थी, तो उस पर भी वो फरतुल्लाह बाबर वगैरह की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी और उसमें जस्टिस आयशा मलिक का जो कंडक्ट था वो बड़ा ज़बरदस्त था। अब आ जाते हैं जस्टिस मुसरत इलाही साहिबा के ऊपर, दूसरी खातून जज है। फौजी अदालतों को जायज़ करार दिया, फौजी ट्रायल को जायज़ करार दिया, बल्ले का इंतखाबी निशान, बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। उस रोज़ छीना जब इंतखाबी निशान अलाट होने की आखिरी तारीख थी। हफ्ते के रोज़ अदालत लगाई और रात को 11:30 बजे, आपको याद होगा कि 13 जनवरी 2024 को फैसला दिया। अब आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों पे। अपना माइंड ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी हैं, अपने 13 जनवरी के फैसले को ऑलरेडी वो रोज बैठकर डिफेंड करती हैं और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो हक के राय दही है, वोट का हक है, ये कोई बुनियादी हक नहीं। इससे बढ़कर उन्होंने कह दिया कि कौन सी पीटीआई, वो पीटीआई जो कि 2024 के इलेक्शंस में थी नहीं, और फिर कहती हैं कि पीटीआई के जो अरकान आज़ाद हैसियत में जीत के भी आ गए थे, खुद कहती हैं पीटीआई के अरकान, फिर कहती हैं आज़ाद हैसियत में आके बैठ गए थे तो वो तो असेंबली में मुतमईन बैठे थे, उन्हें तो पीटीआई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 12 अब मैं वन लाइनर आपको बता देता हूँ। अगर हम वो समरी या वो टाइम स्पैन देखें, वो चेन ऑफ इवेंट्स देखें जो फैसल सदीकी ने गुज़श्ता रोज अदालत के सामने रखे, अब बराह रास्त देख सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं चाहते थे मगर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि मेरी अदालती तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि मैं एक ऐसे रिव्यू में खड़ा हूं जहां 6 जज जो हैं उन्हें केस के हकायक का ही नहीं पता। बिल्कुल, उन्होंने फिर वो सारे केस के हकायक बताए। तो उस टाइम स्पैन में जो कुछ भी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, ये जो सारे चेहरे हमें नजर आते हैं ना, ये इनमें दो वो हैं जो 12 जुलाई के फैसले में दूसरी तरफ खड़े थे, अब इस तरफ आ गए हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। अभी बज़ाहिर बहरहाल फैसला आएगा तब तक एटलीस्ट मैं देखता हूँ, लेकिन वो जिस तरह हवा चलती है तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर तो एटलीस्ट वहीं चलते हैं फौजी अदालतों के केस में, उनके बारे में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ भी है। हाँ जी हाँ। अब आ जाते हैं ये जो सारा हमें आज के रोज़ किसी ने अगर देखा है वो टेलीविज़न स्क्रीनों पर या यूट्यूब सुप्रीम कोर्ट की जाके देखें तो ये वो चेहरे बैठे हैं इनमें बेशतर जो ये समझते हैं कि उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था गलती पीटीआई की थी। वो टेक्निकल गलतियां नहीं होती कि कागजात नामजदगी जमा करवाए नहीं करवाए, फॉर्म 33 में काजी फैज़ीसा डॉक्ट्राइन पे जी हाँ, काजी फैज़ीसा डॉक्ट्राइन पे कि किया धरा सारा आपका खुद है, मलबा उस पे डाल के तकनीकी तौर पर काजी फैज़ीसा 26वीं तरमीम के लिए ये इसमें इनका जाती मुफाद भी है, ये 27वीं तरमीम के लिए सब कुछ कर रहे हैं और सर्वाइवल की जंग भी है। और 12 जुलाई को जो 8 जजेस थे अब उनमें से 6 बाकी रह गए हैं। उन जजेस ने कहा कि नहीं, वो जो कुछ भी हो रहा था वो पिकुलर सर्कमस्टांसेस थे, वो मखसूस हालात थे और उसमें हमें यह देखना है कि कोई तकनीकी रुकावट हमारे सामने नहीं आ सकती। मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल करना है कि ये अवामी मैंडेट का, अवामी हक की राय दही का मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और अवाम ने जिनको अख्तियार दिया या वोट दिया उसकी नुमाइंदगी जो है वो झलकनी चाहिए पार्लियामान से। तो अब एक तरफ पार्लियामान की भी और अपने इदारे की भी बालादस्ती और अपने जायज़ हक को भी दाव पे लगा देने वाले आज भी खड़े हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, और दूसरी तरफ जो गेन कर रहे हैं इस सारे मामले में, 26वीं तरमीम में भी गेन किया, 27वीं में भी करना चाह रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ खड़े हैं। ये टोटल केस है इस सारे मामले में। और बहरहाल वसीम, ये जो वक्ती फ़ायदे होते हैं लेने की बहुत सारे किरदारों ने कोशिश की, ख़ास तौर पर अदालती तारीख भरी पड़ी है, आज उनको किन नामों से याद किया जाता है ये भी हम सबको मालूम है और इनके नाम भी बड़े सुनहरी हरूफ में होंगे। वसीम, इस मुकदमे के अंदर एक सिर्फ आखिरी जो है वो ऐड कर लेते हैं, जहाँ सब ये देख रहे हैं कि किस तरह से जजेस जो है वो बाकायदा अपना अपना माइंड डिस्क्लोज करें। आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को देखें, वो मेजॉरिटी के साथ उस वक्त खड़े थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह 12 जुलाई को तो बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले
चीफ जस्टिस नहीं होंगे, तो उस वक्त वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ थे, लेकिन अब उनको पता चल गया कि हालात किस कदर तब्दील हो चुके हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर जो है वो अपनी जो कंडक्ट है उसको दुरुस्त कर लें अगले चीफ ये जस्टिस भी के लिए। अदालती तारीख का एक वाहिद वाकया होगा कि रिव्यू में बैठकर एक जज साहब ऐसे भी हैं जिनका नाम मोहम्मद अली मजहर है, जो अपने फैसले को डिफेंड करने की बजाय अपने फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसी में उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी किया था, ये उनकी दूसरी मर्तबा तारीख है, तब वो जस्टिस बंदयाल के चलें साथ पहले थे, स्टे फिर काजी फरीद साहब देखें, थे। पहले स्टे की हद हाँ, तक फैसला नहीं overturn फैसला नहीं किया था, True. स्टे किया था, फिर बाद में फैसला दिया। अब क्या कर रहे हैं? आपने 12 जुलाई का फैसला दिया, सिर्फ फैसला नहीं दिया, उसके बाद 2 वजाहतें जारी की। Exactly. आप खड़े रहे और आज आपको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जजेस अपने दर अख्तियार से बाहर निकल जाएं, आइन को रीराइट कर सकते हैं। यानी आप अपने फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता? उसी में उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन उनके कुछ ज़ाती मामलात भी हैं जो नहीं बन पाते, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, इन अफराद के बारे में हम बात करते हैं तो वो छोटी छोटी से हकाइक होते हैं और फिर नहीं, अब उसमें आपको एक पता चीज़ जो चलता है वो आपने जैसे वीडियो के शुरू में भी कहा था, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की ख्वाहिश क्यों अधूरी हाँ। रही है, वो ये कि उनका गालबन इसी हफ्ते के अख्ताम पर, इसी हफ्ते की नहीं, उन्होंने तो केस लगाया था, वो चाह रहे थे उसी हफ्ते में निपट उसी जाता, हफ्ते में वो निपट मखसूस जाता। नशिस्तें मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में डालते और बस फारिग हो जाते और फिर वो हज पे चले जाते। तो अब उन्होंने जाना है हज पे। ये केस इसलिए अल्तवा का शिकार हुआ है, हज है, हज के बाद ईद की तातीलात के बाद जब सब जजेस वापस आएंगे, कुछ अपनी रजिस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो 16 को इस केस की सुनवाई होगी। हज हो तो जाएगा, अभी उनकी तो ख्वाहिश 899 हुए हैं। तो उनकी ख्वाहिश जो है वो अधूरी इसलिए रह गई है कि वो हज से जाने से पहले वो जो हज का फरीज़ा सर अंजाम देना चाहते थे, उससे कबल जो यहाँ पे मुल्क में इंसाफ का फरीज़ा है वो उसे पूरा करके जाना चाहते थे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश जो है वो बरल फिल वक्त के लिए अधूरी रह चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से हमारी उनसे वकला से बात हुई, तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसे जिल्तदा इल्तवा में डाल सकते हैं, डालें। आगे फिर मौसम सरमा की तातीलात है। मुझे ये भी पता है कि 2-3 समातों में या एक हफ्ते में वो 16 जो जून वाला अदालती हफ्ता है उसमें ये केस कंक्लूड तो हर सूरत हो और जाएगा। वकला ने खुद भी जो है वो छुट्टियों पर जाना होता है तो और मौसम सरमा कम लेकिन से कम तब भी ये सितंबर तक कोशिश है। एटलीस्ट की जाएगी कि ये केस गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक जाए, क्योंकि 27, मैं आपको ये खबर दे दूं, 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार पड़ा है। ओके, और ये भी उन्हीं की जानिब से जिन्होंने 26वीं बनाई थी, सारी तरमीम उन्हीं की जानिब वो से तो केस में वकील भी हैं। है। बहरहाल खैर आगे बढ़ते हैं वसीम। इस मुकदमे के अंदर जहाँ तक मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है उसमें तो हम लाइव देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरा अहम तरीन मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का केस है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी इसलिए भी अहम है क्योंकि उन जजेस के ऊपर ये एक छाप लग चुकी थी कि वो किसी की सुनते नहीं हैं और उनको बहुत सारे तरीक़ों से उनके कमरों में कैमरे फिट करके, उनके अहल खाना को हिरासा करके, सब कुछ करके, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करके, सब कुछ कर कर देखा गया। जब वो नहीं माने तो फिर बिलाखिर उनके ऊपर कुछ जजेस को मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन उस मुकदमे से थोड़ी सी एक जो हमें अच्छी खबर या बदलती हुई एक सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि उस बेंच की मेजॉरिटी इस बात पर रजामंद नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस जो है उनकी सीनियरिटी का तयन हो सकता है। और अब जिस किस्म के दलाइल दिए जा रहे हैं उस केस के अंदर, और जैसे कि आज दिए गए, जो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले उनके नंबर 1 वकील हैं यानी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उनके दलाइल को एक वकील साहब ने, जिनका नाम बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद है, कोई तारुफ तो नहीं चाहिए उनको, उन्होंने उड़ा कर रख दिया। और उससे ये लगता है कि ना सिर्फ जजेस की सीनियरिटी तय होगी बल्कि उनका ट्रांसफ़र भी गलत करार दिया जा सकता है। अब उस मुकदमे के अंदर वसीम आज सुना है अटॉर्नी जनरल अपनी निश्चित से 2-3 मरतबा खड़े होकर एहतजाज करने लगे थे, हालांकि उनका देखिए, मिजाज तो बड़ा कूल है। जब आदत पड़ जाए आईनी बेंच की कि आप आए ना आए, आपको मिन्नत तरलों से बुलाया जाए, आपका जो स्टेचर है अब ये आईनी बेंच के जजेस और ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये बहुत बोने हैं ना आपके सामने, आपका स्टेचर बहुत बड़ा है। और फिर कल आप ऐसे दलाइल दें और आपको ये भी लत पड़ जाए कि आपने फौजी अदालतों के केस में जो आखिरी रोज आके आधे घंटे में दलाइल दिए थे, वो फैसला आ गया, वो फैसले में बिल्कुल वही लिखे हुए हैं। वो तो फैसला पढ़ के सुना रहे थे। जी हाँ, जो आपने दलाइल में कहा वो अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसले में लिख डाला। तो फिर अब जजेस केस में, अच्छा, एक तो 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इसमें कोई राय नहीं है, इसमें कोई ये जो तासुर है उसमें बड़ी तकवीयत है कि फैसले अदालती कंडक्ट पे या कमरा अदालत की प्रोसीडिंग्स पे नहीं होते, मैरिट्स पे नहीं होते, कहीं और से आते हैं। और ये भी हकीकत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जैसे हम कहते थे ना, हमारे मुल्क में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ रही है अफगानिस्तान के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर देखी जाती है अदलिया के अंदर। क्योंकि बाकी हाई कोर्ट्स ठीक है, वहाँ पे अगर 1 2 3 4 होंगे भी, यहाँ हमें 1 2 3 4 नई बातें जिन्होंने जो जुडिशल इंक्रोचमेंट थी उसको पूरी दुनिया में आश्कार कर दिया, एक्सपोज कर दिया।
अब ये तासुर अपनी जगह ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन जो कमरा अदालत में जो कुछ हो रहा है और जो जजेस, 3 जजेस बिलखसूस, जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शकील अहमद, इनकी जानिब से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, और आज के रोज़ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के उस पर दलाइल पर ये मुनीर मलिक साहब के साथ हैं, उनके जूनियर हैं, मतलब उनके इस मामले में उनके साथ को काउंसिल है बैरिस्टर सलाहुद्दीन, 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 जजेस के ये वकील हैं। इन्होंने जो दलाइल दिए हैं ना, उससे कल तक परसों तक मेरी ये अप्रोच थी कि जैसे सरफराज डोगर सीनियरिटी के मामले पर मुझे मुश्किल में लग रहे हैं। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुमकिन है कि ट्रांसफर भी अब इतना आसान नहीं रहा। कोई झूठ पकड़वाए हैं उन्होंने गालिबा? आप देखिए कि उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल को रिवर्ट किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आकर जिस तरह से दलाइल दिए थे, उससे कबल जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस सलाहुद्दीन सवाल उठा चुके थे, जस्टिस शकील भी सवाल उठा रहे थे। आज हुआ क्या है, अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जब रिवर्टल दिया तो जो यहाँ पर वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, वो फरमा रहे थे कि समरियों में झूठ कैसे बोला गया है, हुकूमती बदनीयती कैसे साबित की गई है। जो 2 दिन के अंदर सारी समरियां, एक समरी भेजी गई वजीर आजम को या सदर को, उसमें लिखा गया कि रूरल सिंध से कोई जज नहीं है हमारे पास, लिहाजा हमने खादिम सोमरो साहब का ट्रांसफर करना है। वही समरी सिंध हाई कोर्ट के लिए जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया खान को भेजी गई तो वहां पे लिख दिया गया कि सिरे से ही सिंध में कोई जज नहीं है, जबकि सिंध से जस्टिस समन रिफत हैं। पहले कहा कि रूरल सिंध से, वही जैसे समन वाला कि वो चले अर्बन सिंध से तो हैं, तो हम बहाना बना लेते हैं कि रूरल सिंध से कोई नहीं है। दूसरी समरी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजी गई, उसमें कहा गया कि पूरे के पूरे सिंध से कोई जज नहीं है। पहली, और उन्होंने तस्लीम भी कर ली बगैर हकाइक को देखे। वो अगर इस वक्त आजम नजीर तारड़ का महकमा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो चीफ जस्टिस याहिया खान को कुछ भेजेगा तो आगे याहिया खान साहब की इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो इसको काउंटर करने के लिए कोशिश भी करेंगे, जिनकी बदौलत वो इस वक्त वो कहेंगे ना कि हजूर आप हमारी बदौलत यहाँ बैठे हैं आज, मेहरबानी करें। पहली बात। दूसरी बात कि जो दूसरा ट्रांसफर के हवाले से पंजाब के हवाले से लिखा गया, तो समरी में कहा गया कि पंजाब में से सिर्फ 1 जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हालांकि पंजाब से उस वक्त 3 जज थे। दूसरा झूठ बोला गया। तीसरा झूठ यह बोला गया कि समरी शुरू हुई थी सदारती एडवाइस से, सदर ने एडवाइस किया कि मैंने इनको ट्रांसफर करना है, वहां से प्रोसेस इनिशिएट हुआ। आयन का आर्टिकल 200 भी यही मंशा रखता है कि वहीं से इस प्रोसेस को इनिशिएट होना चाहिए। प्रोसेस इनिशिएट आजम नजीर तारड़ की मिनिस्ट्री से हुआ। सेक्ट्रिक लॉ जो है वो प्रोसेस इनिशिएट करके वजीर आजम ऑफिस को कह रहे हैं कि आप सदर को कहें कि वो हमें एडवाइस करें। और चौथा ये भी वसीम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट जिसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, उसमें ये दर्ज है कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, तो वहाँ पे ये दर्ज नहीं है कि आप तबादला करके जजेस लाएंगे, बल्कि आपको नए जजेस अपॉइंट करने होंगे। वहाँ तमाम वही बात आज बताई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मौकिफ भी है। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने 2 इजलास के गुज़श्ता समाअत पे मिनट्स ऑफ मीटिंग बुला ली है। एक 17 जनवरी का इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उसमें कहा गया कि जी आप वो जरा, क्योंकि उसमें जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस मोहम्मद आजम खान की तकर्री हुई थी, 2 जजेस अभी भी खाली थे वहां पर नशिस्तें, तो उसका बुलाया गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब किए गए। तो आज अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि रीजनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जजेस ने भी ये सवाल किया कि रीजनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हाँ, वो जो लिसानी बुनियादों पे जनाब याहिया खान ने भी कहा चूरन बेचा, तो अच्छा इस केस में उनकी भी 2 नंबरी आज पकड़ी गई है, बदनीयती उनकी भी साबित हो गई है। आप चीफ जस्टिस को 2 नंबर कह रहे? बदनीयती साबित हुई है, वो हमें हमारे सामने मुलाकातों में क्या कुछ कहते हैं, इधर फैक्चुअल कुछ और कहते हैं। अच्छा हज पे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कैसे उनकी बदनीयती कैसे साबित हुई है। आप भी उस मुलाकात में थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हो मैं तो ये समझता हूं कि उनका मेरिट पे सबसे बॉटम में होनी चाहिए उनकी सीनियरिटी, यही हुआ था। और कहा गया था कि मैं लिसानी बुनियादों पर मैंने ये कहा है कि पूरा गुलदस्ता होना चाहिए तमाम जजेस को। 17 जनवरी वाले इजलास में आपने ये रीजनल डाइवर्सिटी का नुकता वहां पे क्यों नहीं उठाया? आप भी तो उस इजलास में थे ना, आपने 2 जजेस तैनात किए ना, तो उसमें उठाते। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने आज ये चीज कमरा अदालत में बैठकर आश्कार की और कहा कि जनाब रीजनल डाइवर्सिटी वाला 17 जनवरी के इजलास में कहीं जिक्र नहीं है, तो जहां जिक्र होना चाहिए था वहां नहीं है। तो इस तरह के जो दलाइल हैं, मुझे अब ये लग रहा है कि सीनियरिटी के मामले पर तो अभी हेल्थ पे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। वीडियो का दौरानिया लंबा हो रहा है क्योंकि अभी ये केस 16 जून तक मुलतवी हुआ है, तो हम गाए बगाए इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट सामने रखते रहेंगे। किस्सा है मुख्तसर ये कि जो सीनियरिटी है उसके मामले पर तो 3 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अगवान, शकील अहमद और सलाहुद्दीन साहब, ये मुझे ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रहे मौजूदा रजीम के। और अगर दलाइल इसी तरह से चलते रहे तो ट्रांसफर के मामले पर मुसीबत हो सकती है।
जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं जब ये सब कुछ हो रहा होता है। तो वैसे जस्टिस मेरी मोहम्मद तो अली ख्वाहिश मजहर थी कि ये केस भी बराह रास्त नशरियात अगर इसकी होती काश, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, मैं मुमकिन है मैं गलत हूँ, तासुर दुरुस्त हो गया, यहाँ जो कुछ मर्जी हो जा रहा है, फैसले उधर से वहीं आएंगे। से आता है। तो जैसे नईम अख्तर अगवान ने केस टू केस हम तनकीद करते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला इंतहाई सियाह फैसला था उनका, लेकिन उन्होंने फौजी अदालतों में डाइसेंट किया, जैसे जमाल मंदोखेल ने भी किया। क्रेडिट जहाँ बनता है दिया जाना चाहिए। 9 मई के ऊपर जस्टिस मंसूर अली सॉरी जैसे जस्टिस नईम अख्तर अफगान का स्टैंड कुछ हो रहा है, क्लैरिटी है। बिल्कुल। जस्टिस सलाउद्दीन परवर और शकील अहमद का है फर्स्ट मामला, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, वो देखते हैं। लेकिन जो जज एक पोजीशन ले लेता है, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी फौजी अदालतों के मामले पर पीछे इसलिए नहीं हट सकते थे, पोजीशन ले चुके थे। इस मामले पर ये 3 जजेस पोजीशन ले चुके हैं। तो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, उन्हें घबराना चाहिए। अगर वो सुन रहे हैं तो कंसर्न क्वार्टर से रब्ता कर लीजिए। और आइंदा जो अब अगली समात होगी उस पर प्रॉबेबली ये मुकदमा कंक्लूड हो जाएगा, तो 16 जून को मुमकिन तौर पर इस मुकदमे ने तय हो जाना है। तो देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला, तकर्रुरी का मामला किस तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का पहला आईनी बेंच की सरबराही वाला केस है और वो चाहेंगे कि उनकी मर्जी जिनको खुश करना है वो खुश रहें। तो अहम और दिलचस्प केस है। फिल वक्त मुझे वसीम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।